तो चलो आज का टॉपिक क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का है, ठीक है ना। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया क्या गया है, अब नाम से क्लियर समझ में आ रहा होगा। आधुनिक परमाणुवाद का मतलब क्या होता है, आधुनिक का मतलब क्या है, आज का समय, है ना। तो आज के समय में परमाणुवाद मतलब एटॉमिक से रिलेटेड जो थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का मतलब ये हो गया कि आज के समय एटम्स के बारे में क्या मतलब की जानकारी बताई जाती है या उसके बारे में कौन सी थ्योरी दी जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी एटम्स के बारे में पहले तो मान लो हमारे मार्सी कड़ात जो है वो बता चुके थे परमाणु के बारे में, ठीक है ना। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु। अब फिर इसके बारे में और डीपली जानकारी जो है वो किसने दिया था, डॉल्टन ने दिया था। उन्होंने कैसे दिया था भाई, जितने भी फिलोसफर होते हैं, जो केमिस्ट वगैरह रहते हैं, जो मतलब रसायन के जो वैज्ञानिक होते हैं, तो उन्होंने जो अपना नियम वगैरह जो थ्योरी दिया था और जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े हो, उन सभी डाटा को यूज करते हुए उन्होंने मतलब उनके समय तक जितनी उनके पास जानकारी क्या थी, प्रेजेंट थी, उस उतने से उन्होंने अपनी क्या की एक थ्योरी बनाई जिसको क्या बोलते हैं, जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। बट डिस्कवरी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो धीरे धीरे पता चलता गया कि जो जॉन डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी बताई थी, एटम्स की एटॉमिक थ्योरी में जो एटम्स के बारे में बताया था, वो धीरे धीरे उनकी थ्योरी क्या हो रही थी, गलत हो रही थी। अब इसका कारण ये है कि उनके पास पहले उतना डाटा अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना, जितना मतलब कि क्या कर सके वो और जानकारी दे सके। तब जैसे जैसे समय बीतता गया, अपने पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब अवेलेबल होते गए, और फिर उसकी डिस्कवरी और आगे क्या होती गई, बढ़ती गई, डीपली जानकारी जैसे जैसे निकालते गए, तो धीरे धीरे पता चलने लग गया कि जो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो क्या थी, गलत थी। लेकिन उस समय तक उसको सही माना जाता था, ठीक है ना। लेकिन जब जानकारी अवेलेबल होने लग गई तब धीरे धीरे उनके जितने भी थ्योरी थे वो सब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गलत हो रहे थे। तो अपन वही पढ़ेंगे, मतलब डॉल्टन ने क्या बताया था और आज की डेट में उसके बारे में क्या सुधार किया गया है वो समझना है, ठीक है ना। अपन डायरेक्ट फैक्ट बस नहीं पढ़ेंगे कि एटॉमिक आधुनिक परमाणुवाद में यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या बोला गया, सिर्फ वो बस नहीं समझना है। डॉल्टन ने क्या बताया था, क्या गलत है और आज की डेट में क्या उसका सुधार किया गया है, उसको समझना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि हमारा पहला जो डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी सबसे पहले, तो उन्होंने तो यही बोला था कि जो परमाणु होता है यानी एटम जो होते हैं वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। यही बोला था ना कि जो एटम होता है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब इसको अपन डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, आज की डेट में बोला गया कि ये गलत है। तो अब ये कैसे गलत है, डॉल्टन ने तो बताया अपने उसमें कि जो एटम होता है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब सबसे छोटा कण है जिसको हम और सरल पदार्थ में यानी और सिंपल मैटर में अपन उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो आज की एटॉमिक थ्योरी है वो कहती है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। तो अब ऐसा क्यों बोला गया मॉडर्न में, तो देखो जैसे डिस्कवरी एटम के बारे में जब डिस्कवरी और बढ़ती गई तो बाद में ये पता चला कि एटम खुद कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। एटम जो होता है वो खुद वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिनको अपन लोग मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जब क्लियर किया गया, मतलब कि जब परमाणु की संरचना के बारे में जब अध्ययन किया गया, तो उन्होंने पाया कि एटम खुद कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, समझ गए। अब वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आई बात समझ में। तो खुद बताओ, जो खुद कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना हो तो क्या उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब ये मार्कर जो है वो किससे किससे मिलकर, जैसे ये देखो ये कैप है और ये पूरा इसकी बॉडी है, ठीक है ना। अब ये दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, तब जो जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे मिलकर बना होता है तो उसको उसके फॉर्म में क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। तो जब एटम खुद इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना है तो सीधी सी बात है कि एटम को भी क्या किया जा सकता है, मतलब जो उन्होंने बोला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एटम खुद जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है तो वो पार्टिकल एटम से सीधी सी बात है कि क्या होंगे, छोटे ही होंगे। जैसे इसको मान लो एटम है, अब इसमें मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, अब इसको अलग करेंगे तो ये बताओ ये पूरे एटम से छोटा है कि नहीं है, और
ये भी पूरा एटम ये है, ये भी क्या है, पूरे एटम से छोटा ही ना है। तो एटम जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो खुद एटम से क्या है, छोटे हैं। यानी ये वाली थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई ना, कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी में ये बोला जाता है कि हम एटम को, जो पहले बोला जाता था कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट मॉडर्न थ्योरी में क्या बोला जाता है कि अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में? या ये बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी में कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं, जिनको अपन फंडामेंटल पार्टिकल यानी मूल कण बोलते हैं। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई बात समझ में? क्लियर? एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पता होगा ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, है ना। मतलब जो एटम जो होता है वो क्या होता है, उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक, है ना। तो उसमें कौन से दो पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ भैया, ठीक है ना। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ऑर्बिट, अच्छा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब कि चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर, है ना। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो एटम का जो मास होता है वो कैसे डिसाइड होता है, मास नंबर जो होता है, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। तो ये माना जाता है कि एटम का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ माना जाता है, उसके न्यूक्लियस में माना जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या है, जो नंबर ऑफ आप मास निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि भाई पूरा मास कहाँ माना जाता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में तो कौन से पार्टिकल पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी मास जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिसाइड किया जाएगा, यानी इसका जो टोटल होगा वो उसका मास कहलाएगा। और एटॉमिक नंबर कहाँ से डिसाइड किया जाता है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या किससे बताई जाती है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से बताया जाता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गया। तो अगर मान लो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, किसी भी एटम का न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमको क्या करना हो, पता करना हो, तो कैसे निकालोगे, उसके नंबर ऑफ मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो नंबर ऑफ क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कर दो, माइनस। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है, ठीक, कार्बन 12 वाले की बात कर रहा हूँ। तो इसका अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है, तो प्रोटॉन कितना है, जितना उसका एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन की संख्या बता रहा है, ये अपन क्या लिखें, इसका मास नंबर लिखें। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन को इसका निकालना होगा तो क्या करोगे, 12 में से 6 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 6। समझ गए। ऐसे मान लो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, 1H1, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। तो जैसे मान लो अपन 1H3 वाला ले रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा, 1H3, इसको ड्यूटीरियम बोलते हैं। तो अभी इसका अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या आएगा, इसका मास नंबर कितना है, 3, एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्या कर सकते हो, एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। डॉल्टन ने अपनी नेक्स्ट थ्योरी क्या बताई थी, इन्होंने क्या बोला था कि जो सेम टाइप के मैटर होते हैं, जैसे कोई एक मेटल ले लो, उसके जितने भी एटम होंगे वो सब की प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। मतलब एक ही मैटर के सभी एटम की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, उन्होंने ये बोला था, ठीक है ना। किसी भी एक मैटर के ऑल एटम यानी कि सभी एटम के सभी परमाणु की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया, मतलब आज की डेट में इसके बारे में क्या बताया जाता है, तो आज की डेट में ये बोला जाता है, जैसे अभी क्या बोला गया कि जो एक ही मैटर के सभी एटम्स आपस में डिफरेंट प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं। तो यहाँ बोला सेम प्रॉपर्टी, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला, डिफरेंट प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं। अब ऐसे ही तो बोला नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रूफ दिया होगा तब ना बोला होगा, ठीक है ना। डॉल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया कि एक ही मैटर के सभी एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपस में सेम होती है। जैसे अपन क्या ले लेते हैं, कोई भी एक मैटर उठा लो, ठीक है ना, जैसे कोई भी मैटर मान लो, जैसे कार्बन और ले लो, तो अब कार्बन के उसमें जितने भी एटम होंगे, जैसे कोयला है, कोयला, कोयला जानते हो ना, को, ठीक है ना, तो वो किससे बनता है, कार्बन से बनता है। तो उसमें जितने भी कार्बन होंगे सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बोला गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही मैटर के सभी एटम सेम प्रॉपर्टी के ना होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं। तो ये किस आधार पे बोला गया है, ऐसा कौन सी चीज़ की डिस्कवरी हुई जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि डिफरेंट प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं, बता सकते हो, किस डिस्कवरी से ये जो रूल है वो गलत हो रहा है इनका। हाँ,
आइसोटोप किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर सेम, तो मास क्या है, एक प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं, है ना? तो मतलब कि वो डिफर कर गया कि नहीं कर गया, मतलब अलग हो गया कि नहीं हो गया, है ना? मतलब हम मैटर एक ही ले रहे हैं, लेकिन उसके जैसे मान लो अपन जो आइसोटोप्स होते हैं, ये किसकी वजह से गलत हो गया? आइसोटोप्स की वजह से, यानी समस्थानिक, जब समस्थानिक आइसोटोप एलिमेंट की जब खोज हो गई तो उनका ये वाला प्रॉपर्टी भी क्या हो गया? गलत हो गया। जैसे अब जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3, 1H1, 1H2 और 1H3, ये 3 आइसोटोप होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? हाइड्रोजन है, यानी सेम मैटर के एटम है, बट इनका जो मास है वो क्या है? डिफरेंस है। यानी कि ये वाला इनका जो स्टेटमेंट था, जो थ्योरी थी, वो क्या हो गई? गलत हो गई। किसकी वजह से? आइसोटोप के आने की वजह से। ठीक है, समझ गए? अब जरा ये बताओ कि इनका जो मास जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से? क्योंकि सबका तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो जो मास डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इन आइसोटोप्स का मास में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? आइसोटोप्स का सब तो एक ही एटम है ना, बट इनके मास जो डिफरेंस आ रहे हैं वो किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है? अभी जो पार्टिकल पढ़े थे ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर तो सबका क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मास में डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन की, तभी में न्यूट्रॉन के पार्टिकल अलग अलग है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बताओ? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। मतलब इस वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। इसके कितने हैं? 2 में से 1 माइनस करो 1। इसके कितने हैं? इसमें 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये देखो, इन जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट उनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, उसकी वजह से उनका मास जो है वो डिफर कर जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो न्यूट्रॉन की वजह से ये वाली थ्योरी जो है वो डाल्टन की क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिनमें उनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या तो सेम हो, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, जिसकी वजह से उसका मास जो होता है वो डिफरेंट आता है। आई बात समझ में? क्लियर? जैसे डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया कि सेम, जैसे एक ही मैटर के जितने भी एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आइसोटोप्स की वजह से ये वाली उनकी थ्योरी क्या हो गई? गलत हो गई। अब उन्होंने ये भी बोला था कि डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर होते हैं उनके एटम्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है ना? अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बोला कि ऐसा नहीं है। ठीक है ना? मतलब डिफरेंट टाइप के मैटर्स के एटम्स के कुछ प्रॉपर्टी सेम हो भी सकती है, जरूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टी सेम हो, एक दो या उससे भी कुछ एक आध दो ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो सकती है। उसने बोला था, मतलब डाल्टन ने बोला था कि सारे प्रॉपर्टी क्या होती हैं? अलग होती हैं। मतलब इन्होंने क्या बोला कि डिफरेंट मैटर, ठीक है ना, डिफरेंट मैटर के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये किसने बोला था? डाल्टन ने। लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसमें ये बोला गया कि ऐसा जरूरी नहीं है, जो डिफरेंट मैटर के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि सारे प्रॉपर्टी सेम हो, कुछ प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। तो किसकी खोज की वजह से, मतलब ऐसा किस चीज की डिस्कवरी हुई जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट उनका क्या हो गया? गलत हो गया। आइसोबार। आइसोबार किसको बोलते हैं? मतलब जिनका मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, है ना? आइसोबार का मतलब होता है सम द्रव्यमान, समस्थानिक नहीं बोलते हैं, हाँ, सम द्रव्यमान या समभारिक भी बोल सकते हो, है ना? समस्थानिक तो आइसोटॉप को बोलते हैं। ठीक है, तो समभारिक मतलब कहने का मतलब ये है कि नाम से ही क्लियर है, ये बार वर्ड जो आ रहा है ना, बारिक वर्ड, ये आइसो का मतलब तो हो गया सेम, ये जो बार वर्ड है बोरिक से उठाया गया जिसका मतलब होता है क्या? भार, वेट। ठीक है ना? तो आइसोबार का मतलब ये हो गया कि ऐसे एटम्स जिनका वेट क्या हो, यानी मास सेम हो, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट। अब जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो सीधी सी बात है कि वो डिफरेंट टाइप के मैटर के एटम है, बट उनका मास सेम आ रहा, मतलब उसका मास वाली प्रॉपर्टी क्या है? दोनों की सेम है। ठीक है ना? तो आइसोबार की वजह से, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आइसोबार की डिस्कवरी होने की वजह से उनका ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया?
गलत हो गया कि डिफरेंस मैटर के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब सारी प्रॉपर्टी डिफरेंस हो, ठीक है ना, कुछ ही प्रॉपर्टी मतलब ये इसमें नहीं, जैसे ये जरूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टी मतलब सेम हो जाए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोले कुछ ही प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है, तो कुछ हद तक इसको क्या हो गया, गलत हो गया। आई बात समझ में? एग्जाम्पल बता सकते हो आइसोबार के, मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम हो और उनका मास क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है ना, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, लेकिन सबका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 40 होता है। तो मैटर अलग अलग है कि नहीं, एटम डिफरेंस है, इनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंस है, लेकिन सबका मास जो है वो सेम है। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ बता सकते हो कि ऐसा इसमें और क्या चीज़ डिफरेंस होगा, मास तो इनका सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ऐसी है कि वो क्या कर दे रहा है, सबका मास क्या कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन है, आर्गन में कितने न्यूट्रॉन होंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है भाई, इसमें कितने हैं, 10 में से 9 जाएगी 21, इसमें कितने हैं 20, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एक एक न्यूट्रॉन की संख्या घटती जा रही है, तो बैलेंस कर दे रहा ना सबका एटॉमिक मास, तो न्यूट्रॉन की वजह से इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, क्लियर। यानी कि आइसोबार की वजह से डाल्टन की ये वाली एटॉमिक थ्योरी भी गलत हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या डाल्टन ने बताई थी एटम से रिलेटेड अपनी थ्योरी में, एटम कंजर्वेशन वाला पढ़े थे ना। इन्होंने क्या बोला था कि एटम को ना तो अपन क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना तो बना सकते हो आप, ना ही उनको खत्म कर सकते हैं। डाल्टन ने क्या बोला कि एटम जो है वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, यानी कि संरक्षित होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि ना बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, खत्म कहानी, ठीक है ना। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये क्या कर दिया गया है, गलत। अब ये कैसे गलत किया गया बताओ, मतलब किस चीज़ की डिस्कवरी की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, पढ़ चुके पहले भी, हाँ, आइंस्टाइन वाला, एनर्जी और मास का कन्वर्जेशन वाला, है ना। तो ई इक्वल टू जो आइंस्टाइन ने दिया था, ई इक्वल टू एम टी स्क्वायर, ये डेफिनेशन सूत्र दिया था, या मास को एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब मास नष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय हो रहा ना, ठीक है ना भाई। इसका एग्जाम्पल भी आप लिए थे कि जैसे कोई भी मेटल ले लो और उसको जलाओ, तो जब उसको जला देते हैं तो जलाने के बाद अगर उसका वेट मेजर करोगे तो जो राख बचती है उसका वेट उस मैटर के बराबर नहीं आता जितना पहले था। इसका मतलब मास क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, समझ गए, यानी वो एनर्जी में जा चुका है, क्लियर हो गया। यानी कि जो एटम कंजर्व वाला था, बोला जा रहा था कि एटम को अपन ना तो बना सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सा मतलब मॉडर्न, किस मॉडर्न एक्सपेरिमेंट की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, एनर्जी और मास को आपस में चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है उस वाली थ्योरी की वजह से, समझ गए। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला जाता है कि एटम जो है वो कंजर्व नहीं है भाई, उसको अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एटम को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसी से रिलेटेड, ये जो कंजर्वेशन वाला बोला गया था ना, कि उन्होंने क्या बोला था कि जो एटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। इसी का एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में मतलब आगे जो एक्सपेरिमेंट किए गए तो इसी का एक रिजल्ट और निकला कि एक एटम को अपन दूसरे एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब दूसरे एटम में कन्वर्ट करोगे तो उसका मास डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, यानी मास चेंज हो गया कि नहीं हो गया, आ रही बात समझ में। मतलब कि इसको बोलते हैं, जैसे ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो प्रक्रिया है, एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, तत्वांतरण। क्या बोलते हैं, तत्वांतरण। तत्वांतरण का मतलब क्या हो गया, या रूपांतरण भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ट्रांसम्यूटेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ये हो गया, एक एटम यानी कि आप किसी एक परमाणु को अदर एटम यानी दूसरे परमाणु में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास के वही है, अपोजिट जा रहा है भाई। अगर अपन सीधी सी बात है, अगर मास कंजर्व होता तो आप उसको दूसरे एटम में कन्वर्ट कर ही नहीं पाते, बट ऐसा पॉसिबल है कि एक एटम को अपन दूसरे एटम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास का, या जो कंजर्वेशन ऑफ एटम का उन्होंने थ्योरी बताई थी, उसको ये ब्रेक कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये जो प्रक्रिया है, पहले तो इस प्रोसेस का नाम ध्यान रखना, एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको तत्वांतरण या
रूपांतरण यानी ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, तो देखो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव, मतलब उनको आप बाहर ऐसे वातावरण में ला के छोड़ दोगे ना, तो उसमें से बहुत सारी विकिरणें यानी रेज निकलना चालू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएगा। रेडियो एक्टिव मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें से काफ़ी सारे प्रकार के रेडिएशन, जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन सुने होंगे ना। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप उनको बाहर ऐसे ला के रख दोगे ना, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि उनमें से वेव क्या होती हैं, निकलती हैं। अब वेव में भी मास होता है, ठीक है ना। जो तरंगे होती हैं वो भी कोई ना कोई पार्टिकल से होता है। तो जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा, ये पार्टिकल्स क्या होती है, जब निकलती हैं तो अपने साथ मास भी लेके निकलती हैं। तो धीरे जो आप मेटल ले रखते हो जो रेडियो एक्टिव है, तो जब उसमें से ये वेव क्या होंगी, बाहर निकलेंगे अल्फा बीटा गामा के पार्टिकल, तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा ना। तो इसका मास कहाँ पे, इसका मास फिर कंजर्व कहाँ है, कंजर्व नहीं है ना, इसका मास खत्म होता जा रहा है, मतलब मास कंजर्व नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एटम की प्रॉपर्टी जो ब्रेक हो रही है, वो उसका एक मतलब एक डिस्कवरी ये भी है, ठीक है ना। इस डिस्कवरी से भी आप इसको क्या, उसके रूल्स को गलत क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे मान लो कि यूरेनियम हो गया, ठीक है ना। क्या? यूरेनियम, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 92, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 238 होता है, 238। जब इसमें से अल्फा पार्ट, मतलब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें से अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा के रेडिएशन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसको हीलियम बोलते हैं, हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, और इसका एटॉम मास कितना होता है, 4। तो जब इसको तो जैसे जैसे मान लो एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बचेगा भाई, 2 तो बाहर निकल गया ना, तो कितना बचा, 2 एटॉमिक नंबर निकला, मतलब 2 प्रोटॉन निकल गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस रिएक्शन है ये। किसी का अगर आप एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करोगे, तो सीधी सी बात है कि दोनों एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, डिफरेंस होगी ना। प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, डिफरेंस आएगी अलग अलग एटम में। यानी कि ये जो रिएक्स जो भी प्रोसेस हो रहा है ये न्यूक्लियस के लेवल का हो रहा है, नाभिकीय रिएक्शन है ये, नाभिकीय अभिक्रिया है। मतलब एक एटम को दूसरे एटम में जब कन्वर्ट होना होगा तो उसका न्यूक्लियस ही क्या करना पड़ेगा, अपने को अलग करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या है उसको चेंज करो। अगर तुमसे पूछा जाए ट्रांसम्यूटेशन को मतलब डिफाइन करो, परिभाषित करो, तो कैसे परिभाषित करोगे। इसमें एक एटम जो होता है वो अपने न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या को क्या करता है, चेंज करता है। जब प्रोटॉन की संख्या चेंज हो जाएगी तो सीधी सी बात है वो एटम, वो पुराना एटम नहीं रह जाएगा, समझ गए, ठीक है ना। वो एटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। इससे एक अल्फा पार्टिकल मान लो निकल गया, तो 2 प्रोटॉन ही, एक अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 2। तो 92 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन निकल गए तो कितने बचे, मास कितना लेके निकल गया, 4, कितना बचा 238। ये जो है ये किसका है, थोरियम है। ये जो आप देख रहे हो 90 एटॉमिक नंबर, 234 एटॉमिक मास, ये थोरियम एटम का ये है। तो ये देखो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, थोरियम में, समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये भी आप एक कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को ब्रेक करने का ये एक एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यही सेम। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, एटॉमिक मास कितना होता है, 14। इसमें अल्फा पार्टिकल को अपन क्या कराते हैं, बमबारी कराते हैं, मतलब अटैक कराते हैं नाइट्रोजन में। ये सब आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के एग्जांपल है। ये वाला ये तो अपने आप हो जाता है, इसको बाहर जैसे ही निकालोगे तो अपने आप इसमें से रेडियो एक्टिव पदार्थ में से जो रेडिएशन है यानी अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे। इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन जैसे नाइट्रोजन को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, तो ये अपन करा रहे हैं, मतलब ये आर्टिफिशियल वाला हो गया, ठीक है ना। तो इसका जब इसमें अटैक कराते हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। यहाँ पे जो बनेगा ना ये 15 वाला बनेगा, कौन सा बनेगा, 15। ऑक्सीजन का 16 भी होता है, सॉरी 17, कौन सा बनेगा, 17। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, 16, 17, 18 एटॉमिक मास, 16, 17, 18 एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, बट एटॉमिक मास 17, 18 3 आइसोटोप होते हैं ऑक्सीजन के। 16 वाला भी होता है और 17 वाला भी होता है और 18 वाला भी होता है। तो जब अपन नाइट्रोजन में अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम को क्या कराते हैं, अटैक कराते हैं, तो इसमें ये वाला जो है आपके पास ऑक्सीजन जो है वो बन के निकलता है। अब देखो टोटल कितना एटॉमिक नंबर है, 9, मतलब टोटल प्रोटॉन की संख्या 9 है। ऑक्सीजन में एक एक्स्ट्रा बचा है ना, 9 में से तो ये हो गया। अब जरा देखो यहाँ कितने हैं, टोटल मास कितना है,
18 में से कितने मास ऑक्सीजन के पास है, मतलब मास कितना बचा, एटॉमिक नंबर 1 और मास 1 किसका, हाइड्रोजन, यानी 1H1। तो ये भी दूसरे, देख नाइट्रोजन को अपन दूसरे एटम में कन्वर्ट कर लिए कि नहीं कर लिए, आगे बात समझो। तो नाइट्रोजन का पहले कितना मास था, 14, अब ये 14 नहीं रह गया, अब कन्वर्ट होकर दूसरे में चला गया है ये, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये भी बताया गया है कि एक एटम को अपन दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला था, मॉलिक्यूल यानी अणु के बारे में क्या बताया था कि जो एटम होते हैं, यानी एटम्स और एटम्स आपस में मिलके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये चीज़ तो सही बोली थी, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जब मतलब कि कहने का मतलब जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट में इसके बारे में और क्या जानकारी मिली, तो जानकारी ये प्राप्त हुई कि जो मॉडर्न थ्योरी जो होती हैं, तो उनमें ये बताया गया कि कोई जो एटम होते हैं ना, ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, ये फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। कुछ ही ऐसे एटम होते हैं जो सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि 18वें ग्रुप का नोबेल गैस है, वो सिंगल अवस्था में पाए जाते हैं, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वो स्थायी होते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी एटम हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। एक्चुअली में जो डाल्टन ने बताया था कि एटम एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एक्चुअली में उनको पहले ये लगता था कि जो एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। शुरू शुरू में ही मतलब एटम एटम ही आपस में मिलकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। लेकिन जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, तो जब आगे एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि एटम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, मतलब सिंगल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही प्रकार के पदार्थ के जो एटम है, हो सकता है कि एक एटम ना होके 2-3 ऐसे प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे आज अपन देखते हैं हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में, ओजोन किस फॉर्म में पाया जाता है, O3 के फॉर्म में, क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है। तो क्या ये हाइड्रोजन एटम अकेला है, नहीं है ना। कहने का मतलब ये हो गया, तो इन्होंने मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सिर्फ इतना बोला गया है कि एटम एटम, जैसे डाल्टन ने बोला एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉडर्न में भी यही बताया गया है, एटम एटम मिलकर मॉडर्न मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं यानी अणु। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये किया गया कि ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये बोल दिए कि एलिमेंट यानी तत्व के परमाणु, यानी कि एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कुछ स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ। एलिमेंट के एटम मतलब तत्व के परमाणु, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डाल्टन है उनको पहले एलिमेंट के बारे में नहीं पता, उनको लगता था कि इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में एटम ही पाए जाते हैं, और डायरेक्ट एटम एटम आपस में मिलकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। बट जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ी और डिटेल और जानकारी जब प्राप्त हो, तो पता चला कि एटम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन हो गया तो H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में। तो अब जैसे मान लो हमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाना होगा, तो हम एक अकेला हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे, पहले उस हाइड्रोजन के एलिमेंट के पास जाएंगे यानी तत्व के पास जाएंगे, वहां से आपको हाइड्रोजन का एटम मिलेगा, मतलब जब इसको ब्रेक करोगे तब ना आपको अलग अलग हाइड्रोजन मिलेगा, समझ गए। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, तो जैसे पानी बनाना था तो H2 और O2, तो क्या तुमको इन्वायरमेंट में सीधे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिल गया था, नहीं मिला था ना। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कहाँ गए थे, तत्व के पास गए थे, एलिमेंट यानी H2 का O2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, ना कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन एटम के साथ। कुछ समझ में आ रहा है, क्यों जी, ठीक है ना, डायरेक्ट एटम नहीं उठा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इन्वायरमेंट में एटम फ्री स्टेट में मिलता ही नहीं है, एटम कंबाइन स्टेट में, जिसको अपन लोग एलिमेंट बोलते हैं, इसको तत्व बोलते हैं। तो सिर्फ चेंजेस इतना किया गया कि एलिमेंट यानी तत्व के परमाणु यानी एटम जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, बस इतना थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। मॉलिक्यूल बनता एटम एटम से ही है, लेकिन एटम को भी प्राप्त करने के लिए पहले आपको किसके पास आना पड़ेगा, एलिमेंट के पास आना पड़ेगा। और जो डाल्टन थे उनको एलिमेंट के बारे में पता ही नहीं था, उनको लगता था कि एटमॉस्फेयर में एटम एटम है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो उन्होंने ये थ्योरी बताई थी, समझ गए। तो पूरा गलत नहीं है, थोड़ा सा बस सुधार किया गया है। और क्या बोला गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कि जो एलिमेंट होते हैं यानी कि जो तत्व होते हैं, उनके एटम जो होते हैं आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं यानी कि अणु। आया समझ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, क्या बताया था बताओ जरा, केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, परमाणु ना कि अणु, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो बात सही भी है ये, उन्होंने क्या बोला कि जो केमिकल रिएक्शन होता है यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है,
इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इनके बीच में होता है तो होता है परमाणु। अब बात सही भी है उनकी, ये बस थोड़ा सा मतलब कि जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ती गई तो पता चला आगे चल के कि जो रिएक्शन होता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, इन्होंने ये बोला कि जो रिएक्शन होता है वो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। समझ में होता है एटम के बीच में ही है। जैसे उन्होंने बोला था ना कि भाई मतलब जो लिमिटेशन में उठाया गया था, जो लिमिटेशन जब डाल्टन के नियम के जो लिमिटेशन बने थे तो उसमें ऑब्जेक्शन उठाया गया था ना कि भाई तुम बता तो दिए कि एटम एटम के बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है ना, मोलिक्यूल नहीं रिएक्शन करते, पर कैसे, तो वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए थे, तो वो उनके लिमिटेशन में चला गया। फिर जब आगे मतलब आगे जब डिस्कवरी बढ़ी तो धीरे धीरे क्या समझ में आया कि जो रिएक्शन वगैरह होते हैं वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन। तो बात सही है, होता है एटम के बीच में ही है। रिएक्शन में एटम एटम ही पार्टिसिपेट, मतलब मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल्स अपन लेते हैं, बाकी फिर बताया था ना कि उनको ब्रेक करते हैं, उनका बॉन्ड ब्रेक करते हैं, वो एटम में जाता है, फिर उसके बाद एटम एटम आपस में मिलकर क्या करते हैं, दूसरे प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन बनाते कैसे हैं, क्या होता है उनके बीच में, तो वही चीज़ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या की गई है, बताई गई है, ठीक है ना। वो ये नहीं बता पाए थे कैसे होता है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये बता दिया गया कि कैसे। तो वो क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के बीच में ही होता है, ठीक है ना। तो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, तो जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन, जितने भी प्रकार के आपको किसी भी मैटर के प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलता है, वो पूरा चेंजेस किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे होता जाएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब प्रॉपर्टी का चेंज होना ही एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिटी है, पहचान है, समझ गए। तो केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, डॉल्टन ने क्या बताया था, गलत नहीं है उनका ये स्टेटमेंट, बट पूरी जानकारी कैसे होता है इसका जवाब नहीं दे पाए थे, और उसी का जवाब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। डॉल्टन ने क्या बोला, सब्सटेंस के बारे में यानी यौगिक के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, तो क्या बोला था कि जो डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, मतलब वही प्रॉपर्टी है, अलग अलग प्रकार के मैटर, अलग अलग एटम के। लेकिन ये भी क्या है, गलत हो गया उनका। इन्होंने क्या बोला कि जो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंस मतलब पदार्थ भी बोल सकते हैं अपन, जो होंगे तो उनके जो एटम होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी परमाणु भी जो होगा वो अलग ही होगा। बट ऐसी कौन सा डिस्कवरी हुआ जिसकी वजह से इनका ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। तो एलोट्रॉप पढ़ते हो ना, एलोट्रॉप, अपरूप, है ना, अपरूप किसको बोलते हैं, मतलब तत्व एक ही है ना, तत्व एक ही है, स्ट्रक्चर उसका अलग अलग है ना। मतलब कि एलोट्रॉप किसको अपन बोल सकते हैं कि सेम एलिमेंट हो बट डिफरेंस स्ट्रक्चर, है ना, इसको बोलते हैं एलोट्रॉप। क्लियर। तो जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन के जो एलोट्रॉप, डायमंड और ग्रेफाइट, है ना, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो ये दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंस है। डायमंड की प्रॉपर्टी अलग होती है और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी अलग होती है, बट दोनों ही सेम एटम से बने। भाई जो बोला गया कि डिफरेंस सब्सटेंस डिफरेंस एटम, या ये बोल सकते हो डिफरेंस प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी के तो होते हैं, वो तो सही है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि डिफरेंस एटम के होंगे, बट जब एलोट्रॉप्स के बारे में क्या हो गया, डिस्कवरी हो गई, तब वहां से समझ में आया कि ये वाला भी उनका स्टेटमेंट जो है वो निपट गया। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो सेम एटम के भी हो सकते हैं। तो अब एग्जांपल है, आप देख सकते हो डायमंड और ग्रेफाइट, जैसे फास्फोरस जो होता है उसका भी होता है, फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं, लाल, सफेद और काला। रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना। तो ये भी इसके क्या है, एलोट्रॉप। तो ये सब का सब सेम एटम के बने हुए हैं, बट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डिफरेंट। आई बात समझ, क्लियर हो गया, कोई डाउट।